जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपके लिए लेकर के आया हूं भारत के भूगोल की श्रृंखला, जिसमें हम भारत के भूगोल पर आधारित कुछ मानचित्रों पर आधारित कुछ बेसिक्स को समझेंगे। आप जो है कोचिंग टेंशन के प्लेटफॉर्म पर साहिल सर से विश्व का भूगोल पढ़ चुके हैं, भौतिक भूगोल पढ़ चुके हैं। मैं भारत के भूगोल पर मानचित्र के आधार पर, मानचित्र पर आधारित कुछ विशेष टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा इस श्रृंखला में, जो मुझे लगता है आपके लिए मैप के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला अध्याय इसमें हम शुरू करेंगे। चूँकि भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की विश्व के मानचित्र पर अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या कहाँ है, भारत जो है विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। ठीक है ना? अगर आप भारत का मानचित्र देखें तो उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक की सीमा कितनी है, कर्क रेखा क्या है, प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है, ये भारत के क्या क्या है, इन सब को जो है हम देखेंगे। और इस प्रकार से मैप से आधारित भारत के संबंध में कुछ विशेष टॉपिक्स को, भूगोल के कुछ विशेष टॉपिक्स को हम इस चीज़ के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि भारत की स्थिति जो है मानचित्र में कहाँ है। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे यह भारत का मैप दिख रहा है। इसमें जो है थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये जो है भारत की दक्षिणी सीमा जैसी दिख रही है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु जानते हैं कि यह जो है दक्षिणतम बिंदु न होकर के दक्षिणतम बिंदु यह है जिसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है? उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यह उत्तरी बिंदु है। और आपने देखा होगा अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा होगा। दरअसल अक्षांश और देशांतर कुछ खास नहीं है, बशर्ते जो है अक्षांश का मतलब ये होता है, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो रेखा है, मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाती है। ठीक है ना? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाती है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और हिंदी में, अंग्रेजी में इसको समझा जाए तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। यह जो है किसी स्थान के पूर्व और पश्चिम स्थिति को दिखाता है कि कोई व्यक्ति मैप पर कितना पूर्व है या कितना पश्चिम है। तो देशांतर जब भी लिखेंगे तो उसके साथ लिखते हैं, जैसे 20 डिग्री ईस्ट लिख देंगे, तो इसका मतलब वो क्या है? इस प्राइम रेखा के 20 डिग्री क्या है? पूर्व है। ठीक है ना? एक जो है काल्पनिक रेखा खींच दी गई है उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। और इसको जो है काल्पनिक ढंग से मान लिया गया है कि यह क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है ना? इसको क्या मान लिया गया है कि यह जो है 0 अंश है। अब इस रेखा के इधर जितनी भी लोकेशन होगी उसको क्या कहा जाएगा? पूरब। और इस रेखा के जितना इधर लोकेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा? पश्चिम। ठीक है ना? क्या कहा जाएगा? पश्चिम। यानी ये क्या है? यह है 10 अंश। 10 अंश कहाँ से? इससे जो है कोणीय दूरी कितनी है? 10 अंश है। 10 अंश किधर? पूरब यानी ईस्ट की। और ये क्या है? अगर ये इधर है तो 10 अंश पश्चिमी दूरी, 10 अंश कोणीय दूरी है किधर? पश्चिम की तरह, तो इसको बोलते हैं 10 अंश वेस्ट। ठीक है? ये तो हो गया देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के बाद, देशांतर रेखा से पहले जो चर्चा में आता है उसका नाम है अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है? बिल्कुल जो है देशांतर रेखा की तरह ही यह जो है एकदम पृथ्वी के बीचों बीच से, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा से शुरू होकर के, भूमध्य रेखा से आप देखे होंगे कि ऊपर नीचे ऐसे करके जो है मैप में आप देखे होंगे कि यह जो है पूरा कटा हुआ है। ठीक है ना? यह दिखाता है कि कोई भी बिंदु जो है कितना इस भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर है, या दक्षिण की तरफ है यानी नीचे है। तो कुल मिलाकर के
किसी चीज़ का अगर हमें अवस्थिति देनी हो मैप पर, किसी भी वस्तु की अवस्थिति हमें देनी हो मैप पर, लोकेशन आपको बताना हो या आपको यहाँ बताना हो, जैसे जीपीएस वगैरह काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम करता है, या अन्य जो भी पोजीशन का सिस्टम काम करता है, वह आपकी दिशा कैसे बताता है कि आप क्या है 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ पे और 82 अंश 32 डिग्री ईस्ट पर खड़े हैं, ठीक है ना। यानी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है अगर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से मिल करके बता दी जाए तो आपकी जो है एग्जैक्ट पोजीशन जानी जा सकती है कि आप जो है विश्व में किस स्थान पर खड़े हैं, ठीक है ना। क्योंकि 37 अंश उत्तरी बता देने का मतलब यह है कि आप कहीं इधर लोकेशन होगा इस तरफ, और 82 अंश पूर्व का मतलब आपका जो है इस प्राइम मेरिडियन से 82 अंश इधर होगा, तो मतलब आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ दोनों तरफ मिल जाएगी। तो किसी स्थान के लोकेशन जानने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि उस स्थान का अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, ठीक है ना। दोनों दूरियों को कोणीय रूप में व्यक्त किया जाता है, और आप जानते हैं कि कोणीय रूप के बाद आपने देखा होगा जैसे आप पढ़ते हैं 82 अंश 30 मिनट कह दिया गया, तो इस मिनट से ना घबराइए, इस ऊपर से जो एक पॉइंट एक बिंदी करके डाट करके ऐसे लिखा जाता है उसको मिनट बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। यह जो है समय का नहीं बल्कि दूरी का जो है कोणीय दूरी का यह मात्रक है, ठीक है ना। एक अंश बराबर 60 मिनट, यह क्या है कोणीय दूरी है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यह क्या है, यह कोणीय दूरी की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आधा अंश पूछ लिया जाए कि आधा अंश क्या है, तो आधा अंश का मतलब होता है 30 मिनट, ठीक है ना। आधा अंश का मतलब क्या हो जाता है 30 मिनट, क्योंकि एक अंश बराबर क्या है 60 मिनट। मेरा जो है आपको बताने का उद्देश्य यह है क्योंकि हम भारत की अवस्थिति देखने जा रहे हैं, भारत का मैप पर लोकेशन देखने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार हम आप फिर से रिवाइज कर लें कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, ठीक है ना। उसी आधार पर हम जानेंगे कि भारत का लोकेशन कहाँ है, ठीक। तो मैप पर भारत की जो अवस्थिति है वह जो है, अगर भारत के मुख्य भौगोलिक बिंदु की बात की जाए तो मुख्य भौगोलिक बिंदु तो कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो मुख्य भौगोलिक बिंदु का अंतिम सिरा यानी कन्याकुमारी का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कहाँ से शुरू है, वह शुरू है 8 अंश 4 मिनट से। कहाँ से शुरू है 8 अंश 4 मिनट उत्तर, यन का मतलब क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। उत्तर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको यह पृथ्वी का मैप बना दिया जाए, यह जो है क्या कर दिया जाए, यह 0 डिग्री जिसको बोलते हैं आप भूमध्य रेखा खींच दी जाए, तो उत्तर का मतलब होगा यहाँ से जो है 8 अंश ऊपर की बात हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैप में क्या होता है, मैप में उत्तर को ऊपर की दिशा में, दक्षिण को नीचे की दिशा में, पूरब को दाहिने की दिशा में और पश्चिम को बाएं की दिशा में जो है प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। इतना जो है आपने जाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भारत के जो है भारत का मुख्य अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, ठीक है ना। भारत का मुख्य अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, ठीक है। तो इसको जरा सा समझते हैं, ठीक है ना। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु मतलब सबसे नीचे वाला जो सिरा है, उसको क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये क्या है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु को क्या बोलते हैं, उत्तरतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा काल। क्या बोलते हैं इंदिरा काल। इंदिरा काल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पूर्वतम बिंदु को क्या बोलते हैं, पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में है, ठीक है ना। ये जो है क्या है पूर्वतम बिंदु है जिसको बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं किबिथु। और सबसे पश्चिमतम बिंदु रण ऑफ कक्ष में जो है एक गुहार मोती करके है, तो उसका नाम क्या है गुहार मोती। गुहार मोती या कह लीजिए आप
रण ऑफ कक्ष, ठीक है ना, कक्ष का रण। ठीक, ये जो है चार क्या है, भारत के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल। पूर्वोत्तर बिंदु है जो है भारत का सबसे किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है, वह है गुहारमोती, जो कहाँ है, जो अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना। अब हम जो है देखने जा रहे हैं कि भारत का लोकेशन जो है, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को यह समझने में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि मुख्य बिंदु से अगर आप देखेंगे, जब आपकी मुख्य बिंदु से बात की जाए तो आप भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से मानेंगे, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक मानेंगे। लेकिन जब संपूर्ण भारत की बात की जाए तो आप संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से मानेंगे, संपूर्ण भारत का आप अक्षांशीय विस्तार बताएंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह है 6 अंश 45 मिनट से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 6 अंश 45 मिनट से लेकर के, जो क्या है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ से लेकर के कहाँ तक है, 37 अंश 6 मिनट तक। कहाँ तक, 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक। दोनों लोकेशन कैसे में है, दोनों लोकेशन है नॉर्थ में, ठीक है ना। 6 अंश 45 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक, यह क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। कैसा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, यानी दक्षिण से उत्तर तक का जो विस्तार है उसको क्या बोलेंगे हम, अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे, ठीक है ना। जब भी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की दूरी निकालनी हो तो वह दूरी कैसे निकाली जाती है, वह दूरी निकाली जाती है अक्षांशीय विस्तार से, ठीक है ना। और देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार के लिए हम देख लेंगे कि सबसे पश्चिम का कौन सा बिंदु है, तो सबसे पश्चिम का जो बिंदु देखेंगे वह है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर के सबसे पूर्व का जो बिंदु है वह है 97 अंश और 25 मिनट पूर्व। यह भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार है, ठीक है ना। यह भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार है। इसको नोट कर लीजिएगा, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6 अंश से लेकर के 37 अंश तक का विस्तार है। मतलब अगर लगभग आपसे पूछी जाए कि भारत का लगभग जो है अक्षांशीय दूरी कितनी है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, लगभग 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है, क्योंकि भैया ये 37 है, 37 में से 6 घटाएंगे 31, और यहाँ चूंकि 45 है तो इसको मान लीजिए 7 है, 37 में 7 के 30 अंश बचता है। मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, लगभग 30 अंश के लगभग है। और इसी प्रकार से देशांतरी विस्तार जो है, देशांतरी विस्तार भी कितना है, देशांतरी विस्तार भी है लगभग 30 मिनट, 30 अंश। कितना है, लगभग 30 अंश, क्योंकि आप देखेंगे 68 और ये क्या है, 97 और 68 7 मिनट है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 67 और 97 का मतलब कितना हो गया, 30 अंश ही हो गया। तो अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 अंश है और देशांतरी विस्तार भी भारत का कितना है, लगभग 30 अंश है। लोकेशन को आपने जान लिया। अब और क्या जानेंगे, अब और जानेंगे कि जैसे ये आपने देखा, ठीक है ना, आपने देखा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। अब आप देखेंगे कि कर्क रेखा क्या है, और भारत के संदर्भ में तो कर्क रेखा को ही देखेंगे कि कर्क रेखा किधर से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। इतना आपने नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको जानना यह जरूरी है कि एक जो है रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा, क्या नाम है, उसका नाम है कर्क रेखा, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा। यह जो रेखा है, इस रेखा की अवस्थिति ही है 23.5 अंश नॉर्थ,
क्या बोला जाता है, 23.5 अंश नॉर्थ। तो 23.5 अंश नॉर्थ जो रेखा है वह यह है, यहाँ से होकर के जाती है। अब चूंकि अक्षांशीय रेखा है तो इसलिए आप देखेंगे कि इस तरीके से होकर के गुजरती है। तो प्रायः आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और आपको यह भी बताया जाता है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है ना। कर्क रेखा क्या करता है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। इधर का जो क्षेत्र हो जाता है, कर्क रेखा से नीचे तक का जो क्षेत्र हो जाता है, वह आप देखेंगे कि वह आता है उष्ण कटिबंध में। किसमें आता है, उष्ण कटिबंध में। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र आता है मानचित्र के हिसाब से वह आ जाता है उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है ना। किसमें आ जाता है, उपोष्ण कटिबंध में। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। लेकिन एक बात आप ध्यान दे लीजिएगा कि जब आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है तो आप भारत को बताएंगे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है ना। ज़्यादातर आप क्या बताएंगे, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। लेकिन अगर लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कर्क रेखा चूंकि लगभग इसको जो है 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो इस कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है, कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग है, उत्तर का जो भाग है, वह उपोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट रीजन में पड़ जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर वगैरह या हिमाचल प्रदेश वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, इन सब जगहों पर प्रायः जो है ठंडी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। यहाँ बर्फ वरफ रहती है, हिमालय जैसे पहाड़ वगैरह इधर ही है, क्योंकि यह रीजन कैसा है, यह रीजन है टेम्परेट रीजन, उपोष्ण कटिबंध का है, ठीक है। और क्या बात जाननी है, और आपको यह जानना है कि कर्क रेखा मैं आपको बता रहा था कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। पहला जो राज्य पड़ रहा है वह पड़ रहा है गुजरात। कौन सा राज्य पड़ रहा है, पहला जो राज्य पड़ रहा है वह पड़ रहा है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा राज्य जो पड़ता है वह पड़ता है राजस्थान, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो राज्य पड़ता है कर्क रेखा के स्थान में उसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। क्या नाम है, मध्य प्रदेश। मैप देखते रहिए। यह क्या है, यह है गुजरात। उसके बाद छोटा सा जो भाग है यहाँ पड़ जाता है राजस्थान की सीमा, चूंकि यहाँ से गुजर रही है राजस्थान भी पड़ जाता है। ये पड़ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़, तीसरा जो चौथा जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या है, पांचवा है झारखंड। उसके बाद छठवां क्या है, पश्चिम बंगाल है। और 7वां जो राज्य है वह है त्रिपुरा। और 8वां जो राज्य है वह है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 अंश उत्तरी रेखा या 23 अंश 30 मिनट उत्तरी रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। 23 अंश 30 मिनट से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभक्त कर देती है, जिससे भारत की जो स्थिति हो जाती है वह उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित हो जाती है। तो आपने देखा कि ये जो रेखा है यह क्या है, यह है रेखा कर्क। भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, भारत का जो मानक समय रेखा है वो ये है जो इस डाट बिंदु से दिख रहा है। इस रेखा को जो है माना गया है भारत का मानक यामोत्तर रेखा, प्रधान मानक यामोत्तर रेखा। क्या माना गया है, मानक यामोत्तर रेखा, या कह लीजिए भारत के समय रेखा जो है इसे माना गया है, ठीक है ना। और यह जो रेखा है, इस रेखा को अगर आप मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह है 82.5 अंश पूरब। क्या है, 82.5 अंश पूरब। 82.5 अंश पूरब जानने का मतलब जब भी आपको वो पूछा जाए तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से कोणीय दूरी पूरब की तरफ जितनी होती चली जाती है, जैसे ये 10 अंश हो गया, 20 अंश हो गया, 30 अंश हो गया और 40 अंश हो गया, इसी प्रकार से इसके पूरब 82.5 अंश जब आप पहुँच जाएंगे
तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे भारत के मानक यामोत्तर मानक समय रेखा पर पहुँच जाएंगे। अब इसको भी ध्यान दे लेना है कि यह जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 82.5 ईस्ट रेखा, ठीक है ना। भारत की यामोत्तर रेखा को क्या कहते हैं, भारत की समय रेखा को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको बोलते हैं भारतीय मानक रेखा, और भारतीय मानक समय रेखा जो है वह जो है 82.5 सही 1/2 ईस्ट वाली जो रेखा है इसी को माना जाता है, ठीक है ना। और कुछ लोग बताते हैं कि यह जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। दोनों ही इसकी लोकेशन में आता है, इसलिए जो है माना जाता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह नैनी या मिर्ज़ापुर के समय से निर्धारित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो लोकेशन है, यह जो बिंदु है मिर्ज़ापुर वाला, जो यह बिंदु है, यह लगभग आप देखेंगे दोनों के बीच में पड़ता है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों के बीच में पड़ता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में पड़ता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में पड़ने का क्या मतलब हुआ, आपको समय जो है समझना होगा। समय का मतलब आपको यह समझना होगा, सूर्योदय के कॉन्सेप्ट से समझना होगा, ठीक है ना। यहाँ का समय इसलिए निर्धारित किया गया है एक समय, क्योंकि इसी से जो है पूरे भारतवर्ष का एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत भारत में नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं, कुछ भाग जो है उजाला है और कुछ भाग क्या है, अंधेरे में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सूर्य आप देख रहे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि सूर्य यहाँ लगातार जो है चमक रहा है, ठीक है ना। सूर्य जो है लगातार यहाँ चमक रहा है। अब सूर्य तो अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, या जहाँ भी है गतिमान है, जैसे भी, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब नाचती रहती है। कैसे, पश्चिम से पूरब नाचती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब नाचती है, जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि सूरज जो है पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अगर सूरज को यहाँ खड़ा कर दीजिए और हम जो है पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह जो है सूर्य यहाँ से आया और यहाँ डूब गया, ठीक है ना, उसका एंटी डायरेक्शन महसूस होता है। तो यह जो है जिधर सूर्य की तरफ जो दिशा पड़ती रहती है उधर क्या रहता है, उजाला रहता है, और जो सूर्य के पीछे पड़ जाता है वह क्या होता है, वह अंधेरे में रहता है, ठीक। अब यह जो लोकेशन है, यह जो नाचने का क्रम है, आप देखे होंगे तो पाएंगे कि 24 घंटे में जो है पृथ्वी क्या कर लेती है, अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर लगा लेती है। कितने समय में, 24 घंटे में। यानी दिन और रात मिलाकर के लगभग कितने घंटे का होता है, वह होता है 24 घंटे, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। जिसमें आप देखे होंगे कुछ समय ऐसा होता है जब सूर्य का थोड़ा प्रकाश मिलता है, जिसको सूर्योदय बोलते हैं, फिर धीरे धीरे सूर्य का ज़्यादा प्रकाश मिलता है, और फिर लास्ट आते आते क्या होता है, सूर्य का फिर कम प्रकाश मिलता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपनी कक्षा में रोटेट करती है, अपने धुरी पर जो है नाचती रहती है, ठीक है ना। इस वजह से दिन और रात का होना होता है। अब मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के समय रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिए। ये वाला जो क्षेत्र है, अगर आप इसको गोले में कर देंगे तो आप पाएंगे कि यह भारत का सबसे पूर्व वाला क्षेत्र है, और सूर्योदय कहाँ से होता है, पूरब से होता है। तो यह जो है सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होगा, सबसे पहले इस क्षेत्र में उदय होगा। इसके बाद पृथ्वी जैसे जैसे नाचती जाएगी, उसके बाद धीरे 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 करके यहाँ आ जाएगा सूर्य, फिर यहाँ आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम जैसलमेर की या राजस्थान की बात करें और यहाँ इस अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल हो जाता है। घड़ी में नहीं, प्रकृति के अनुसार। किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार। घड़ी के अनुसार तो भाई निर्धारित कर दिया गया कि पूरे भारत का समय एक होगा, जो नैनी में जो बज रहा होगा, जो समय होगा उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। लेकिन प्रकृति को थोड़ी आप रोक पाएंगे। यहाँ
अगर आप इलाहाबाद में खड़े हैं, ठीक है, इलाहाबाद में आज अगर सुबह कितने बजे हो रहा है, 6 बजे सुबह हो रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या कर चुका है, सूर्य की रोशनी सुबह 5 बजे ही वहां पहुंच चुकी है, क्योंकि पृथ्वी नाच रही है अपनी धुरी पर। तो सबसे पहले इस बिंदु पर पहुंचता है, उसके बाद चूंकि नाच जाती है, फिर यहाँ आता है प्रकाश, और फिर कहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। मतलब अगर इलाहाबाद में सुबह 6 बजे हुआ तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह कितने बजे हुआ, वह हुआ सुबह 5 बजे। और जैसलमेर में कितने बजे सूर्योदय होगा, जैसलमेर में सूर्योदय होगा 7 बजे, ठीक है ना। उसका कारण यह है कि धीरे धीरे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है उसी प्रकार से सूरज का प्रकाश पड़ता है। अब मतलब आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के पश्चिम बिंदु और पूरब के बिंदु में प्राकृतिक रूप से 2 घंटे का समय का अंतर है, ठीक है ना। कितने घंटे का समय का अंतर है, 2 घंटे का समय का अंतर है। मतलब यहाँ सूर्योदय 5 बजे होता है तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होता है, 7 बजे। यहाँ सूर्यास्त अगर 5 बजे होता है तो यहाँ सूर्यास्त कितने बजे होता है, 7 बजे होता है। क्योंकि देशांतरी विस्तार भारत के क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोनों के बीच का एक समय मान लिया गया जो इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी से होकर के गुजरता है, और इसी समय को पूरे भारत के लिए मानक समय मान लिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ के सूर्योदय के मानते तो यहाँ सूर्योदय हो रहा है कितने बजे, 7 बजे, और ऑफिस खोलने का समय कितना हो कर दिया आपने, मान लीजिए ऑफिस खोलने का समय आपने 9 बजे कर दिया, तो 9 बजे अगर इस लोकेशन को आप मान लिए होते कि यह जो है क्या है, यह जो है भारत का मतलब मुख्य समय है, तो पता चला जो है यहाँ स्थिति ऐसी होगी कि यहाँ सूर्योदय 5 बजे हो गया था तो दोपहर होने जैसी स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए चुना यह गया कि भारत का जो बीच वाला स्थिति है इससे जो है चुन लिया जाएगा, तो दोनों को बेहतर मैनेज करने में आसानी होगी, ठीक है ना। कभी कभी मांग उठती है कि भारत को जो है इतने क्षेत्रों के लिए अलग समय निर्धारित कर दिया जाए और इतने क्षेत्रों के लिए अलग समय निर्धारित कर दिया जाए, लेकिन इससे दिक्कत ये होती है कि रेल ट्रेन वगैरह जो संचालित होती है, रेलगाड़ियाँ जो संचालित होते हैं उनके संचालन में कठिनाई आएगी, वायुयान के संचालन में कठिनाई आएगी। तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा जो है सब लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन भारत के बीच का जो समय है उसी को समय मान लिया गया है, ठीक है ना। तो हमने जाना कि भारत का जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है वह क्या है, 82.5 पूर्वी है। यह क्या है, यह 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे क्या है, प्लस है किससे, जो प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी बोलते हैं ना, ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे क्या है, भारत का समय आगे है। यानी ब्रिटेन के ग्रीनविच में जितने बजे जो है सूर्योदय होता है उससे 5.5 घंटे पहले जो है भारत में सूर्योदय हो जाता है। जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मैप में पाएंगे कि जापान सबसे पूरब की तरफ पड़ता है, इसलिए जो है जापान को प्रायः क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है, कि सूर्य जो है, सूर्य का उदय कहाँ से होता है, जापान की तरफ से ही होता है, ठीक है ना। इस बात को नोट करिएगा। और क्या जानना है, और हमें यह जानना है कि इस उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की भारत की दूरी कितनी है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो भारत की दूरी है वह लगभग पड़ती है 3233 किलोमीटर। कितनी पड़ती है, 3200 कुछ किलोमीटर पड़ती है, ठीक है ना। और आपको जो है पूरब से पश्चिम तक की भी दूरी याद रखनी है, और ध्यान यह भी देना है कि 2 अक्षांश रेखाएं हैं, 2 अक्षांश रेखाएं हैं, उन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वह होती है लगभग 111 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। इस हिसाब से भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का अगर आप विन्यास निकाल लें तो आप निकाल लें क्या, 8 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट घटा देंगे, लगभग 30 अंश आएगा, उससे आप गुणा कर सकते हैं 111 का, तो लगभग आपको अवस्थिति मिल जाएगी कि यह जो है क्या है 3213 के आसपास जो है पड़ जाता है, क्योंकि 30 अंश से कम ही अवस्थिति पड़ती है। और पश्चिम से पूर्व तक क्या स्थिति पड़ती है, पश्चिम से
पूर्व तक की स्थिति इससे कम पड़ती है, क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के बीच में थोड़ा सा जो है अंतर आ जाता है। उसका कारण यह है कि देशांतरी रेखाएं ऊपर जाने पर थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं, जबकि अक्षांशीय रेखाएं हर जगह इक्वल होती हैं। ठीक है ना। देशांतरी रेखाएं जब ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, एकदम समीप हो जाती है, उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। और देशांतरी रेखाएं जब भूमध्य रेखा पर होती हैं तो उनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। लेकिन अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है। और क्या पॉइंट आपको बच रहा है भारत के लोकेशन के संबंध में जो आपको न समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से पर्याप्त है। और आपको ध्यान रख देना है कि भारत में इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं इसको बता करके आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, वरन जो है आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है। सभी देशों की सभी राज्यों की राजधानियां वगैरह जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक। फिर इसके बाद मैं अगले लेक्चर में जब आऊँगा तो मैप, भारत के मैप से लेकर के नदियाँ, पहाड़, ये सब जो भी हैं उनके बारे में आपको मैं विस्तार रूप से अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और कुछ विशेष टॉपिक आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।